ओके गाइस, आज हम चलिए नया चैप्टर एक शुरू करने वाले हैं। पिछला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अब आज नए चैप्टर में हम लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एनसीईआरटी के किताब से अगर रेफ़र करेंगे तो चौथा अध्याय है, आपका फोर्थ चैप्टर है। और अगर आर.एस. अग्रवाल की बुक से अगर रेफ़र करते हैं तो ये आपका 8th चैप्टर है। तो हम एनसीईआरटी से चूँकि फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका 4th चैप्टर है, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है ये हम बाद में पहले समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर एक्चुअली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझाना चाहता है हमको, क्या इसमें हम इस चैप्टर से हम सीखेंगे। जब तक ये चीज़ हमें समझ में आएगी कि आखिर हमको इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, इसका कारण क्या, इसमें हम क्या सीख पाएंगे जिसको हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हर चीज़ डेली लाइफ में आए, लेकिन हाँ आपके आगे आने वाले एजुकेशन सिस्टम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पेशली जो इंजीनियरिंग ब्रांच से ऑप्ट करने वाले हैं उनके लिए तो एकदम मस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको पिछले क्लासेज में क्लियर नहीं हो पाई हों, तो उसको हम यहाँ पर आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराएँगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर डाउट क्लियर होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। और अगर इसके बाद भी कुछ ऐसा आपके दिमाग में डाउट रहता है तो उसको आप नोट डाउन करते रहिए, पुट इट इन माय कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। हमको वैसे आपको अश्योर करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये चैप्टर हमें क्या कहता है। एक एक विल गो वर्ड बाय वर्ड। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, लीनियर। लीनियर जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा रखा है आपको, जब इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि लीनियर उसको बोलते हैं कि कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी हो, वेरिएबल पहले किसको बोलते हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि वेरिएबल हम उनको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, इसलिए वेरिएबल दैट जिस नेम गोज़। इट इज़ अ वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। इट मे बी 0 आल्सो, इट मे बी 1000 आल्सो, इट मे बी 1 आल्सो, एनी वैल्यू इट कैन अटेन, दैट वैल्यू विल बी ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। तो वो वेरिएबल हो जाएगा। इट मे बी एन फ्रैक्शन आल्सो, तो वो वेरिएबल हुआ। लेकिन लीनियर वर्ड ये कहता है कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको अगर हम एक्स वाई जेड के टर्म में लिखते हैं तो उसका पावर जो है वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, ना तो 1 से कम हो सकता है ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है। 1 से ज़्यादा होगा तो उसका नाम ही चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर पावर 2 है तो हमने पढ़ा था कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 है वेरिएबल का तो इट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। पावर 4 हो गया तो इट विल बी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे ज़्यादा पावर हो गया तो पॉलिनोमियल। तो इस तरह से है। अगर पावर 0 हो गया तब तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल का ये चीज़ भी एक नए सिरे से ध्यान रख लीजिए। हालांकि पिछले क्लासेज में आपको पढ़ाया गया होगा, इस बार फिर से मैं बता देता हूँ। से अगर ये एक वेरिएबल है हमारा x, और अगर इसका पावर हमने 0 कर दिया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इमीडिएटली इक्वल टू हो जाएगी 1। अब पावर 0, अब वेरिएबल चाहे 99 हो, 99 का भी अगर पावर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी वेरिएबल का, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर पावर में लिखा है और अगर उसका पावर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, सॉरी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या बोला कि अगर इसका पावर 1 कर दिया जाए, 0 की जगह हमने इसको पावर को 1 कर दिया, तो इस 1 इक्वल टू मान लीजिए 5 लिख दिया हमने। तो अब ये क्या हुआ कि ये एक इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये एक वेरिएबल है हमारे पास और उस वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। तो उसको हम बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये पावर जब भी 1 रहता है किसी वेरिएबल का तो उसको हम लिखते नहीं हैं, इसको ये अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 के बराबर है क्योंकि इसका पावर 1 है। तो ऐसे इक्वेशन जब हम आपको बताएंगे, जब आपके सामने आए, तो आप स्ट्रेट वे कह सकते हैं कि इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, बट इसका पावर चूँकि 1 है तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है।
और वेरिएबल भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला चीज़ क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन किसको कहेंगे, जिस भी टर्म्स में जब ढेर सारे टर्म्स हों, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और वो वेरियस ऑपरेटिव से जुड़े हुए, मैथमेटिकल ऑपरेटिव से जुड़े हुए हों, और उसके बीच में एक ऑपरेटिव अगर इज इक्वल टू आ गया, तो वो पूरा सेट ऑफ टर्म्स जो है दैट इज टर्म्ड एज इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वल से इक्वेशन बना है, तो इक्वल अगर साइन आ गया तो मतलब वो इक्वेशन हो गया। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था कि जब पॉलिनोमियल होता है, जब तक कि उसके बराबर में कोई इक्वल में कुछ वर्ड ना आए, कोई टर्म ना आए, तो तब तक वो पॉलिनोमियल है। जैसे इक्वल लिख के कुछ लिख दिया तो दैट बिकम्स ए इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये जो है, ये तो हो गया, इक्वेशन भी हो गया, वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर भी हो गया। लेकिन ये चूँकि एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। और जैसे ही इसमें हम एक और टर्म जोड़ देते हैं, जैसे x प्लस वाई कर देते हैं इज इक्वल टू 10 मान लीजिए कर लिया हमने, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन सा, x और y। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे x प्लस जेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे u प्लस टी भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 7 मान लीजिए, इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो ये जहाँ पे 2 टर्म आ गए, ठीक है, 2 टर्म आते ही, और यहाँ प्लस ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिव कोई भी मतलब क्या है, प्लस या माइनस, कोई भी ऑपरेटिव यहाँ रहेगा। यहाँ इक्वल ऑपरेटिव होना चाहिए, तब ये इक्वेशन हो जाएगा। और चूँकि 2 वेरिएबल हैं तो इसलिए इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, और चूंकि इनके पावर वेरिएबल्स के 1 हैं तो इसलिए लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे हम उसको। और इसका जनरल फॉर्म अगर बात करें हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जनरल इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y की जगह पे कुछ भी टर्म आ सकता है, लेकिन a और b और c ये तीनों जो है रियल नंबर हैं। रियल नंबर आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। रियल नंबर हम किसको बोलते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये a b c तीनों रियल नंबर हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगला टर्म जो बहुत ही ज़रूरी है समझना कि a और b ये जो रियल नंबर हैं, जो इसके x के और y के कोफिशिएंट हैं, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही ये कोफिशिएंट 0 के बराबर हो गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू से 10। अब यहाँ तक हमने इस टाइप का एक इक्वेशन लिखा है, इसी फॉर्मेट में है यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर दें, अगर इस 5 की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 10। ये यहाँ तक सही है। अब 0 इंटू एक्स किसी भी नंबर में या किसी भी वेरिएबल में अगर 0 से हमने मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 3y बचा केवल, इक्वल टू 10 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लीनियर इक्वेशन तो बचा, लेकिन ये 1 वेरिएबल में बचा। तो ये हमारा पर्पस जो था 2 वेरिएबल्स का, वो तो डिफीट हो गया। तो ये इसलिए a और b की में से कोई भी, अगर b को यहाँ 0 कर देंगे, मतलब 3 को 0 कर देंगे, तब भी x बच जाएगा केवल, फिर भी वही कंडीशन हो जाएगी कि केवल एक ही वेरिएबल बचा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि a और b ये इन दोनों टर्म में कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपका, नहीं, इसके एग्जांपल से पहले एक चीज़ और हम क्लियर करते हैं। वो क्या क्लियर करते हैं कि इस इक्वेशन को हमें अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ये इक्वेशन को एक लाइन के फॉर्म में लिखना होगा। और लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल C के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन चूँकि इस फॉर्म में है और हमको लाइन पे ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की ज़रूरत है। तो कैसे लाएंगे, लेट अस डू इट। तो यहाँ इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी वाई को इधर रखेंगे, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हम रखेंगे बी वाई को, और बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं हम उस तरफ ले जाते हैं। और उस तरफ ले जाने में हमको पता है कि इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -ax और -c। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो c है लाइन के इक्वेशन में, वो जो है कैपिटल C है, यहाँ पे ये c जो है स्मॉल c है। और ये क्यों ऐसा लिखा गया है वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो यहाँ पे इसको इस टर्म में लिख लिया हमने। दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, अब हमें यहाँ केवल y चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, केवल y है, तो हमें केवल y चाहिए, तो हम इस b को भी उधर ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि b जो है यहाँ पे मल्टीप्लाइड टर्म में है, तो उस पर जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड टर्म में हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, और दैट इज़ इन्वर्टेड हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड। तो अब यहाँ b जो है मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके बीच में एक ऑपरेटर है माइनस या प्लस, कुछ भी होने पे भी दोनों को अलग अलग करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, -ax डिवाइडेड बाई b और -c बाई b। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे कि इसको चूँकि हमें इस टर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको तुलना करें तो -a माइनस b जो है इसको हम क्या लिख देते हैं, m। ठीक है, इसको m लिख लेते हैं, और यहाँ पे c बाई b है उसको क्या लिख देते हैं, कैपिटल C, और x तो रहेगा ही रहेगा। तो अब ये इस टर्म हो गया, और ये हो गया y = mx + c। और ये यहाँ पे हमें लिखना है वेयर -a/b = m and -c/b = C। यहाँ कैपिटल C की महत्ता को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल C जहाँ लिखा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, -c/b, और m को हमें क्या लिखना है, -a/b। अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ से आइए फिर से, a क्या है, x का कोफिशिएंट है। कोई भी रियल नंबर से जिससे कि x को मल्टीप्लाई किया गया है, दैट विल बी टेकन एज ए कोफिशिएंट ऑफ x। और वो जो भी गिनती होगी, जैसे यहाँ एक इक्वेशन हमने लिया है, यहाँ पे जो 3 लिखा है वो x का कोफिशिएंट कहा जाएगा, क्योंकि 3 से x में मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ a को x में मल्टीप्लाई किया गया, तो a जो है 3 के बराबर होगा। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो a की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके b के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ b से सब में डिवाइड किया है, तो यहाँ b किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। यहाँ इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू में जो हम लिखे हैं b क्या है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लोगे, b की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे सब में जो है, जैसे a हमारा 3 था, तो 3 में 2 से डिवाइड करके उसको माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। यहाँ पे c और b है। अब यहाँ पे c क्या है, ये देखिए, अगर इसको उस टर्म में रखेंगे तो ये 9 को हमें इस पर ले आना पड़ेगा इक्वेशन के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तो यहाँ पे c की जगह -9 लिखना पड़ेगा, और माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और b की वैल्यू तो आपने देखा ही कि यहाँ पे b की वैल्यू 2 थी, तो ये कि b की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो इस तरह से जब ये कैलकुलेट करेंगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, m की वैल्यू भी आ जाएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी। और उस y की वैल्यू में क्या होगा कि एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, जिसमें y और x की वैल्यू कैसे पता करेंगे कि हम x का कोई भी वैल्यू असाइन करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस तरह से हमें वेरियस ढेर सारे कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, और उस कोऑर्डिनेट को जब हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो वो एक देखेंगे कि वो एक सीधी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। इसको इस एग्जांपल में जो लिखा है इसमें एक बार करके आपको दिखा देता हूँ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी और इससे रिलेटेड जो इसका प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग वाला पोर्शन हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो वो क्लियर और हो जाएगा। इसका पहले कोऑर्डिनेट पता करने का तरीका देखते हैं। हमें क्या पहला स्टेप करना है, हमें y के टर्म को इधर रखना है, बाकी को उधर ले जाना है, तो हम वही करते हैं। दैट इम्प्लाइज कर देते हैं 2y
इक्वल्स टू माइनस, अरे सॉरी ये तो 2y इक्वल टू -3x हो गया और +9 तो है ही प्लस का इधर, तो ये हो गया हमारा। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, केवल y इधर रखना है, बाकी सारा उधर, तो y इधर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाई b मतलब 2 क्या है इधर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइडेड हो गया, और ये x हो गया +9 और ये अगेन डिवाइडेड बाई 2, 9/2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू -3/2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इस टर्म में पा गए हम y बराबर mx प्लस c के। अब यहाँ से हम x को कोई भी वैल्यू असाइन करते जाएंगे तो उससे करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू पता चलती जाएगी। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x को हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं एक बार 3/2 इंटू 0 प्लस 9/2। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, ये हो जाएगा। पहले हम कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, पहले एब्सिसा लिखते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने लिखा है 0 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई इसके करस्पॉन्डिंग में 9/2। ठीक है, सिमिलरली हम कोई एक और नंबर असाइन कर लेते हैं। से यहाँ लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तब y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 9/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 9/2 और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम हो गया 2 और ये हो जाएगा 9 में से 3 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये 6/2 हो गया और दैट इक्वल्स टू 3। अब ये इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है हमें लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा x की वैल्यू हमने 1 रखा था तो 1 और y की वैल्यू हम पाए हैं 3 तो y की वैल्यू 3 हो गई। अब हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक कोऑर्डिनेट 0 और 9/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 और 3/2। और इसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक बने रहिए।